Assalamu alaikum. Very happy to see you all. Alhamdulillah, we are getting a very good response. A lot of people are still joining, but we cannot still wait anymore. Already we are running 5 minutes late for this event. I hope आप सब तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी. अस्सलामुअलैकुम। बहुत अच्छी आवाज है आरिफ साहब, चलिए। जी, जज़ाकमुल्लाह खैर. तो मैं सैयद आरिफ, जॉइंट सेक्रेटरी आइटा तेलंगाना और आईसीटी कन्वीनर आइटा तेलंगाना, आप सब पार्टिसिपेंट्स का इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में वेलकम करता हूं. और बिना ज़्यादा वक्त लिए मैं सीधे सीधे आज के हमारे कोच, हमारे ट्रेनर जनाब रहमत अली साहब, जो पीएचडी के स्टूडेंट हैं, जिनकी पीएचडी अभी कंप्लीट होने वाली है, जो कि मलेशिया इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं. और इनका स्पेशलाइजेशन जो है वो साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं. और हमारी ये खुशनसीबी है कि वो हमें वक्त देने के लिए तैयार हुए हैं. और ये हमारे आइटा गोलकुंडा चैप्टर के मेंबर भी हैं और ये साबिका यहाँ के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं. जनाब रहमत साहब जो हैं एक बहुत ही यंग एंथुजियास्टिक ट्रेनर हैं और आज का जो स्पेशल टॉपिक ये लेकर आए हैं वो साइबर सिक्योरिटी से डील कर रहा है. और साइबर सिक्योरिटी में स्पेशली जिन हालात से हम दो चार हो रहे हैं, उन हालात से हम जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड इश्यूज़ हैं उससे हम अपने आप को किस तरह से सेफगार्ड कर सकते हैं, ये इस प्रोग्राम का बहुत ही इम्पोर्टेंट आज का अंश है. तो सर्वाइविंग इन साइबर स्पेस एंड रोल ऑफ साइबर सिक्योरिटी, ये आपका प्रोग्राम है. जनाब मोहम्मद रहमत अली साहब जो कि यहाँ से बीटेक किए हैं, फिर उसके बाद आईटी फील्ड से ही एमटेक इन्होंने किया है. ये बहुत बेहतरीन रिसर्च स्कॉलर भी हैं. और ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये हमारे आइटा से काफ़ी बरसों से जुड़े हुए हैं और ये हमारे कई प्रोग्राम जो गोलकुंडा मंडल पर हुए थे, इन प्रोग्राम्स में इन्होंने हमारा बहुत बेहतरीन ताउन भी किया है. सो विदाउट टेकिंग मच टाइम, आई वुड लाइक टू गो फॉर द सेशन डायरेक्टली एंड आई रिक्वेस्ट जनाब रहमत साहब टू कैरी ऑन फ्रॉम ओवर हियर. जनाब रहमत साहब. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Thank you Arif sir for giving me an opportunity to speak in front of the people and to share knowledge among the people who are willing to know for the coming future. Before starting the program, I would like to request all of you to recite Suratul Fatiha to begin with the session. And Arif sir, I cannot share my screen over here, so if you can. Arif sir, I cannot share the screen. I am not able to share the screen so that I can do the presentation. Okay, we have turned off our screen, sir. You are on share mode only. आप शेयर से जाकर कर सकते हो. हमें से कोई यहाँ स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा है फिलहाल. So host disable the participant screen sharing. Let me go for it, sir. But it is enabled. Okay, I'll check it once again. Okay. So please check it now. Now I can share the screen, sir. Okay, sir. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My session for today is dealing with reference to surviving in cyberspace and the role of cyber security among that. मैं इंग्लिश और उर्दू दोनों में बोलूँगा ताकि समझने के लिए और चीज़ों को जानने के लिए आसानी हो. जी सर. सबसे पहले और इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपके सामने ये वाज़े कर देना चाह रहा हूँ कि आज जो भी बातें होंगी वो हकीकत पर मबनी होंगी और ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ
आपको रियल लाइफ में इसका इम्प्लीमेंटेशन दिखेगा। सिर्फ ये है कि आपको उस पर गौर करना है और इसको आप जो लाइफ में चीज़ों को शेयर करना है। सबसे अहम और इम्पोर्टेंट बात जो मैं शुरू में सेशन में बोलना चाह रहा हूँ कि साइबर सिक्योरिटी से बचना नामुमकिन है। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ ऐसा कोई सॉफ्टवेयर या कोई ऐसा एप्लीकेशन नहीं है जिससे हम साइबर सिक्योरिटी से बच सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर कर सकते हैं कि हम जो भी साइबर क्राइम वगैरह हो रहा है उसको कम करने की जो कोशिश हो सकती है हम वो कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो शुरू करते हैं। पहली जो चीज़ है वो ये है कि हम जिस दौर में जी रहे हैं ये एक दौर ऐसा है जहाँ पे हर कोई एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, या लैपटॉप के ज़रिए से या मोबाइल के ज़रिए से या फिर कोई आईपैड या फिर आईफोन के ज़रिए से। बहरहाल हर कोई एक दूसरे से एक इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से कनेक्टेड है और इस इलेक्ट्रॉनिक मीडियम ने एक दूसरे को कनेक्ट रखने के लिए एक ऐसी चीज़ का ईजाद किया जिसका नाम है इंटरनेट। और इंटरनेट वो चीज़ है जो इंसान को एक दूसरे से कनेक्ट रखती है, ना सिर्फ आम दुनिया में, यहाँ तक कि आपके एजुकेशन सेक्टर, एंटरटेनमेंट सेक्टर, आपका बिजनेस, स्पोर्ट्स, हर चीज़ आप अपने मोबाइल फ़ोन में देख सकते हैं। पहले होता ये था कि आपको अगर क्रिकेट मैच देखना है तो आपको स्टेडियम जाना पड़ता था, अगर आपको कोई क्लास अटेंड करना है तो आपको क्लासरूम जाना पड़ता था, अगर आपको कोई बिजनेस मीटिंग करना है तो आपको स्पॉट पर जाना पड़ता था। लेकिन इस दौर जदीद में, इस मॉडर्न वर्ल्ड, आप हर चीज़ आपके फिंगर टिप पे है, आपके घर तक भी नहीं, आपके फिंगर टिप तक है। यानी कि आप जो चीज़ चाहें, जैसे चाहें उसको एक्सेस कर सकते हैं, जिस तरीके से चाहें उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दूसरी जो चीज़ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो वो ये है कि इंटरनेट ने जितना फ़ायदा इंसान को पहुंचाया है उतना ही नुकसान इंटरनेट ने इंसान को पहुंचाया है। मिसाल के तौर पे ज़्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करने की वजह से इंसान को नफ्सियाती बीमारी, पर्सनल स्ट्रेस और ऐसे कई कई मुख्तलिफ चीज़ों की बीमारी से वो दो चार है। इसके अलावा भी अब हम खालिसतन इंटरनेट और साइबर स्पेस की बात करेंगे तो उसमें इंसान इस तरीके से मुलविस है, इस तरीके से इसमें डिपेंडेंट हो गया है कि हम हमारी नॉर्मल ज़िंदगी सोच भी नहीं सकते। पहले होता ये था कि रोटी कपड़ा मकान इंसान की बेसिक ज़रूरत हुआ करती थी, लेकिन आज उसमें एक और चीज़ ऐड हो गई, वो है इंटरनेट और एक स्मार्टफोन। अगर आपके पास इंटरनेट और स्मार्टफोन नहीं है इसका मतलब ये है कि आप इस दुनिया में जीने के लिए जद्दोजहद करेंगे, आप कशमकश करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अब जैसा कि इंटरनेट में हर चीज़ ओपन सोर्स होती है, हर चीज़ ओपन टू वर्ल्ड होती है, तो इसमें चांसेस ये होते हैं कि कुछ लोग उसका अच्छा इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग उसका बुरा इस्तेमाल करते हैं, जो आगे हम जानेंगे। अच्छा इस्तेमाल से तो हम हर कोई वाकिफ़ है जी, ईमेल्स है आपके, वीडियो कॉलिंग है, चैट है, फला ये अच्छी चीज़ है। बुरी चीज़ें इंटरनेट की ये होती हैं कि इसमें हाईजैकिंग, आपका साइबर थ्रेट्स और इसके अलावा ऐसे मुख्तलिफ चीज़ें जिसकी वजह से इंसान की पर्सनल ज़िंदगी को इस तरीके से मुतासर किया है कि इंसान खुदकुशी करने के ऊपर मजबूर हो गया है। इंसान इस लेवल पे आ गया है कि वो अपने बैठा तो एक ही रूम में है लेकिन दुनिया से इस तरीके से मुखातिब है कि इसको हर कोई जानता है, लेकिन नफ्सियाती बीमारी की वजह से या उसको साइबर बुलिंग करने की वजह से या उसको इंटरनेट में अपने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की वजह से इंसान इस दर्जे पर आ गया है कि वो अपने आप को मरना ज़्यादा पसंद कर रहा है, मतलब इंटरनेट साइबर स्पेस पर रहने के अलावा। आगे बढ़ते हुए व्हाट एक्चुअली साइबर स्पेस वो चीज़ है जहाँ पे एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जहाँ पे आपके कंप्यूटर और आपके अलग अलग मुख्तलिफ डिवाइसेस इंटरनेट के ज़रिए से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। उसको कहते हैं साइबर स्पेस। साइबर स्पेस कोई अलग चीज़ नहीं है। साइबर स्पेस यानी कि एक ऐसा माहौल जहाँ पे आप कंप्यूटर, मोबाइल फोन, ऐसे मुख्तलिफ चीज़ों से आप कनेक्टेड हैं। इससे आप एक एनवायरनमेंट बनाते हैं, उसको कहते हैं साइबर स्पेस ना। सेकेंड चीज़ जो ये है, ये कि गूगल का डेफिनेशन ये है कि द नोटेशनल एनवायरनमेंट इन विच कम्युनिकेशन ओवर कंप्यूटर नेटवर्क अकर्स। एग्जाम्पल लाइक आई स्टे इन साइबर स्पेस फॉर अ फ्यू मिनट्स, इन द सेंस आई स्टे ऑन इंटरनेट फॉर सम टाइम, इसको बोलते हैं साइबर स्पेस। यानी कि जिस वक्त आप अपना मोबाइल फ़ोन में डेटा ऑन करते हैं या वाईफाई कनेक्ट करते हैं, उसी लम्हे से आप साइबर स्पेस में आ जाते हैं, आप साइबर स्पेस के अंदर काउंट किए जाते हैं। सेकेंड जो चीज़ जो अहम, जो लोग अक्सर इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रखते हैं वो ये है कि साइबर क्राइम होता क्या है।
साइबर क्राइम वो होता है जिसमें एक डिवाइस या एक मोबाइल फोन या एक लैपटॉप कोई ऐसी चीज़ें कर गुजर जाए जो उसके इख्तियार में ना हो। मिसाल के तौर पे जैसा कि हम लोग स्कूल में होते हैं, प्रिंसिपल का ऑफिस जो होता है वो आपके लिए एक बॉर्डर लाइन होती है जिसको आप क्रॉस नहीं कर सकते नॉर्मली अनटिल एंड अनलेस यू हैव बीन कॉल्ड। जब तक आपको बुलाया नहीं गया आप वहाँ पर नहीं जा सकते। लेकिन अगर आप वो लाइन क्रॉस करते हैं, इसको इंटरनेट की वर्ल्ड में कहा जाता है साइबर क्राइम। कौन सी भी चीज़ हो जो आप आपके विद इन जो एडमिनिस्ट्रेशन उसके क्रॉस करते हैं, उसको कहते हैं आप साइबर क्राइम। साइबर क्राइम बेसिकली होता ये है कि साइबर क्राइम बेसिकली स्टार्ट होता है आपके मोबाइल फ़ोन से, आपके लैपटॉप से, आपके इंटरनेट कनेक्शन से। क्योंकि ना लैपटॉप आपका है, ना आपने खुद मैन्युफैक्चर किया है, ना मोबाइल फ़ोन आपने मैन्युफैक्चर किया है, ना जो डिवाइसेस है आपने मैन्युफैक्चर किया है। सिर्फ आप एक एंड यूज़र हैं, सॉरी, आप एक एंड यूज़र हैं जो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे और उसको मैन्युफैक्चर वगैरह नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरी अहम चीज़ वो ये है कि इसकी आप गारंटी नहीं ले सकते हैं। जब आप कोई चीज़ बाई करते हैं तो नीचे एक कॉलम होता है, आई एग्री टू द पॉलिसी। मैक्सिमम ऑफ द लोग ये चीज़ को पढ़ते ही नहीं हैं। मैक्सिमम ऑफ लोग ये चीज़ को पढ़ते ही नहीं हैं। इसको पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि ऐसे कई सारे केसेस हुए हैं जहाँ पर आपने खुद ऑथेंटिकेट किया है एक तीसरे आदमी को, आओ मेरा डेटा इस्तेमाल करो, मैं ऑन बिहाफ ऑफ बात करो। मिसाल के तौर पे जब आप गूगल अकाउंट बनाते हैं या फिर जब आप ये स्काइप में जब आते हैं तो उसमें जब पूछा जाता है आपसे कि आपका नाम क्या है, आपकी उम्र क्या है, फला क्या है, फला क्या है, तो ये सारी चीज़ें साइबर क्राइम के अंदर आती हैं। मिसाल के तौर पर साइबर क्राइम में क्या क्या होता है, इलीगल डिपॉजिटिंग और मलिशियस प्रोग्राम। यानी कि अब मैं आपके साथ ऑनलाइन मेरा स्क्रीन शेयर है आपके साथ, मैं ये कर सकता हूँ मेरे स्क्रीन शेयरिंग के साथ एक ऐसा कोड इंजेक्ट कर दूंगा आपके पीसी के ऊपर कि सारा कंट्रोल मेरे पीसी पे आ जाएगा। यानी कि जितने लोग अपने अभी तक अपना टैबलेट, अपना मोबाइल फ़ोन या अपना लैपटॉप कनेक्ट करके बैठे हैं, उन सारे लोगों की स्क्रीन में देख सकता हूँ बिना आपको मालूम हुए थे। ये होता है साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम एक ऐसी चीज़ है कि आपको अपने आप को थोड़ा महफूज रखना है कि अनवांटेड इन्फॉर्मेशन किसी के पास ना हो जाए। ना अगली चीज़ जो ये है, ये जो साइबर क्राइम से रिलेटेड है, सबसे पहला साइबर क्राइम जो रिपोर्ट हुआ था वो हुआ था 1820 में। तो सोचिए कि कितना मैच्योर्ड एरिया है ये जहाँ पे आपको हैकिंग ट्रेसिंग की जा सकती। 1820 से साइबर क्राइम हो रहे हैं। और सबसे पहला फर्स्ट स्पैम ईमेल यानी कि आपके ईमेल बॉक्स में एक इनबॉक्स होता है, एक स्पैम होता है। दोनों के जो डिफरेंस होता है कि इनबॉक्स में वो ईमेल्स आते हैं जिसको आप अलाउ करते हैं, और स्पैम में वो ईमेल्स आते हैं जो आप अक्सर ईमेल खोलते नहीं हैं, जैसे ईमेल आया उसको डिलीट कर देते हैं, तो वो ईमेल चला जाता है स्पैम में अगले टाइम पे। यानी कि 10 बार मैंने वो ईमेल को बगैर खोले के अगर डिलीट कर दिया तो 11th बार जब ईमेल आएगा वो डायरेक्टली स्पैम में चला जाएगा। या सेकेंड चीज़ ये हो सकती है कि ऐसे कोई वेबसाइट्स हों या ऐसे कोई चीज़ हो जो ब्लैक लिस्टेड हों, जिसको आपने स्पैम कर दिया हो, उन सारी ईमेल्स आपके स्पैम बॉक्स में आए। तो सबसे पहले स्पैम यानी कि स्पैम ईमेल्स का जो दौर शुरू हुआ था 1978 में। लास्ट वाला जो है तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है जो लोग आईफोन इस्तेमाल करते हैं। यानी कि सबसे पहला वायरस जो हुआ था वो एप्पल के फ़ोन में ही हुआ था। इसी वजह से आज एप्पल वालों का जो फ़ोन है वो सबसे ज़्यादा सिक्योर फ़ोन माना जाता है। होता नहीं है, मैं कह रहा हूँ माना जाता है। नेक्स्ट, अब साइबर क्राइम होते कैसे हैं और साइबर क्राइम करवाए कैसे जाते हैं। साइबर क्राइम होने या करवाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आपका जो कंप्यूटर है उसको इस्तेमाल किया जाएगा किसी टारगेट को अचीव करने के लिए। मिसाल के तौर पे अगर कोई हैकिंग होती है तो डायरेक्ट पीसी से हैकिंग नहीं कर सकते हैं। हमको क्या करना पड़ता है, मैं अगर मिसाल के तौर में इंडिया में बैठा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे मलेशिया की कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं डायरेक्ट मलेशिया लॉगिन नहीं करूँगा। सबसे पहले मैं लॉगिन करूँगा अफगानिस्तान, उसके अंदर जाऊँगा श्रीलंका, उसके अंदर जाऊँगा कनाडा, उसके अंदर जाऊँगा यूएस, उसके अंदर जाऊँगा जर्मनी, उसके अंदर XYZ कंट्रीज आए, तो लास्ट में जाऊँगा मैं मलेशिया।
वो इस वजह से क्योंकि जब ट्रेसिंग होगी, जब ट्रेस बैक होगा, तो अगर मैं डायरेक्ट लॉगिन करता हूँ तो डायरेक्ट मैं पकड़ा जाऊंगा। ट्रेस बैक करने के लिए पहले उसको जाना पड़ेगा यूएस से, फिर जाना पड़ेगा कनाडा, फिर जाना पड़ेगा उसको अफगानिस्तान, फिर जाना पड़ेगा श्रीलंका, तब जाके वो मुझे पकड़ेगा, जब तक मैं अपना काम कर कर चला जाऊंगा। तो ये तरीक़ेकार होते हैं एक हैकिंग वगैरह करने के। तो उसमें दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये होता है कि आपका कंप्यूटर इस्तेमाल किया जा सकता है किसी को हैक करने के लिए या कोई क्राइम कमिट करने के लिए। दूसरा ये कि आप अपना खुद का कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकते हैं किसी को पेनिट्रेट करने के लिए। मिसाल के तौर पर मैं आपको ये कहूँ कि आईटा का जो हेडक्वार्टर जो हैदराबाद में है, उसकी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, तो मैं अपने पीसी से ये करूँगा कि सीधा आईटा के जो सेंट्रल सिस्टम है उसमें घुस के सर्च इंफॉर्मेशन निकाल लूँगा कि कितने टीचर्स है, कितने क्वालिफाइड टीचर्स है। ये हो गया मेरा कंप्यूटर एज ए वेपन, एज ए टारगेट। यानी कि मैं क्या करूँगा कि आईटा का जो सर्वर है उसको मैं इस्तेमाल करूँगा, डायरेक्ट मैं लॉगिन करूँगा, उससे मैं हर स्कूल को एक्सेस करूँगा ऑन बिहाफ ऑफ आईटा, यानी कि मैं आईटा के जरिए से बात करूँगा लोगों के साथ। तो ये जो डिफरेंट चीज़ें हैं जो आपको समझनी है, आपका कंप्यूटर एज ए टारगेट भी इस्तेमाल हो सकता है या आपका कंप्यूटर एज ए वेपन भी इस्तेमाल हो सकता है। और इसमें किसी तीसरे आदमी का क्या बोलना चाहिए शामिल, मतलब हाथ कुछ नहीं होता जब तक हम खुद उसको ऑथेंटिकेट ना करें। मिसाल के तौर में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप ऑथेंटिकेट करते हैं लोगों को। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी वो होती है जिसमें आप अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्शन देते हैं तीन चीज़ों से: कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड एक्सेस। ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जो हर नेटवर्क में और हर चीज़ को हैंडल करने में ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे एक क्लास में एक टीचर है जो पढ़ा रही है, तो वो जो पढ़ा रही है वो स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में होनी चाहिए, यानी कि कोई तीसरा बाहर का जो आदमी है वो उसको सुन ना पा सके। उसको कहते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। और जो चीज़ टीचर पढ़ा रहा है स्टूडेंट्स के लिए वो सारी चीज़ें सिंक्रोनस हों, उसको कहते हैं इंटीग्रिटी। और लास्ट वाला होता है एक्सेस, यानी कि कोई डिस्टर्ब ना करे क्लास को। अगर हम इसको कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में कहा जाए तो ये कुछ इस तरीके से कहा जाएगा कि कॉन्फिडेंशियलिटी आपकी कंप्यूटर की होना चाहिए, सिक्योरिटी के माने रखती है कि जो कंटेंट आपके पास है वो सिर्फ आपके लिए एक्सेसिबल है। या मिसाल के तौर पर आपको ये कहूँ कि मिसाल के तौर पर अगर आपका बैंक अकाउंट ICICI बैंक में या HDFC बैंक में, तो आपका अकाउंट और आपके दोस्त का अकाउंट दोनों का HDFC अकाउंट है, तो आप आपके अकाउंट से आपके दोस्त के अकाउंट की इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। इसको कहा जाता है कॉन्फिडेंशियलिटी। हालांकि आप एक ही बैंक में कहना चाहिए आपका अकाउंट है, लेकिन फिर भी आप आपके दोस्त के, आपकी कहना चाहिए करीबी लोगों की इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। इसको कहते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। अब इंटीग्रिटी ये होता है कि मैं अपना पासपोर्ट डालूं तभी चीज़ खुलनी चाहिए, कोई और पासपोर्ट डाला जाएगा तो वो चीज़ नहीं खुलनी चाहिए, उसको कहा जाता है इंटीग्रिटी। और लास्ट वाला जो है वो है एक्सेस, यानी कि मेरी इंफॉर्मेशन मुझे एक्सेस ना हो रही हो कि लास्ट ट्रांजैक्शन क्या है, उससे पहले का ट्रांजैक्शन क्या है, उसको कहते हैं एक्सेस कंट्रोल। इसको इन शॉर्ट फॉर्म कहा जाता है CIA। ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर: कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और एक्सेस। ये तीन चीज़ें अगर आप अपने हाथ में रखते हैं तो दुनिया में कोई भी आपको ट्रेस नहीं कर सकता, आपको एक्सेस नहीं कर सकता और आपको धोखा नहीं दे सकता। तो ये तीन अहम चीज़ें हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि साइबर सिक्योरिटी, बट वाई, क्यों हमें साइबर सिक्योरिटी चाहिए? साइबर सिक्योरिटी इसलिए चाहिए क्योंकि इंक्रीज इन मलेशियस साइबर अटैक। अब मैं यहाँ पर कुछ रुककर आप लोगों को चीज़ें यहाँ पे तफसील से बताना चाहूँगा जो अक्सर हम लोग गलती करते हैं। वो ये है कि हम अनऑथराइज एक्सेस लोगों को देते हैं। मिसाल के तौर पे मान लीजिए आप नया फ़ोन ख़रीदते हैं, तो जो मोबाइल फ़ोन ख़रीदे हैं उसमें सिर्फ आपने सर्विसेज करने के लिए वो फ़ोन ख़रीदा है, आपने मैन्युफैक्चर नहीं किया है फ़ोन को। ये मिसाल ऐसी है कि आप बाहर से कोई चीज़ खरीद के लेके आए, उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं होगा। आप जिस फ़ोन से भी बात कर रहे हैं, जिस फ़ोन से मैं ऑडियो बोल रहा हूँ आपको, जिस कैमरे से हम एक दूसरे को देख रहे हैं, ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसी वक्त इसको कोई तीसरा आदमी कहीं और बैठकर देख रहा होगा। हो सकता है ये पॉसिबल है क्योंकि हमने जब कंप्यूटर ख़रीदा था तो हमने एक आई एग्री विद द टर्म्स एंड पॉलिसीज़ करके उसको ओके किया था।
वो आई एग्री टर्म्स एंड पॉलिसीज जो होते हैं उससे आप ऑथेंटिकेट करते हैं कि किसी तीसरे आदमी को आप इजाज़त देते हैं कि आइए आप मेरा इंफॉर्मेशन जब चाहे चीज़ चेक कर सकते हैं। अगली बार से जब भी आप टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह खरीद रहे हैं उसको पढ़िए। उसमें एक क्लॉज ये होता है कि किसी भी वक्त हम आपकी इंफॉर्मेशन हमारे सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो आप उसको करते हैं आई एग्री, उसको आप कहते हैं आई एग्री। तभी इसी वजह से आपकी जो इंफॉर्मेशन और आपकी जो डेटा सिक्योरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है। इंक्रीज इन मलिशियस साइबर अटैक, यानी कि अब जो साइबर अटैक्स जो होते हैं वो मुख्तलिफ तरीके से होते हैं। अगर आपने कुछ दिन पहले अगर कुछ वीडियो क्लिप्स देखे होंगे जो व्हाट्सएप पर वायरल हो रहे थे, जहाँ पर क्रेडिट कार्ड से फ्रॉड किया गया, जहाँ पर डेबिट कार्ड से फ्रॉड किया गया, जहाँ से आपको आपकी खुद के ऑथेंटिकेशन के हिसाब से फ्रॉड किया गया। मैं मलेशिया में एम बैंक करके वहाँ पे एक बैंक है, वहाँ पे हम लोग को सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के तौर पर बुलाया गया था ताकि उनके जो बैंक एप्लीकेशन है उसके अंदर से कुछ समझना चाहिए बग्स निकाल सकें। तो जब हम लोग कॉन्वर्सेशन कर रहे थे वो अपना सारा मॉडल वगैरह सब बताए, तो उन्होंने कहा कि अगर हमारे कस्टमर का किसी कार्ड अगर खो जाता है तो 1 सेकेंड के अंदर वो लोग नए कार्ड के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं और प्रीवियस जो पहला जो कार्ड है उसको ब्लॉक भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि मान लीजिए मैंने नया कार्ड ऑर्डर किया और उसका जो OTP आता है आपके मोबाइल फ़ोन में आता है, आपने कार्ड लिया और मोबाइल फ़ोन लेकर टैक्सी से वापस आ रहे थे आप, खुदा ना खास्ता आपने वो कार्ड और मोबाइल फ़ोन टैक्सी में भूल गए। अब वो जो टैक्सी ड्राइवर है उसके पास सारे एक्सेसेस है कि आपके अकाउंट वो ओपन कर सकता है और आपके अकाउंट से ट्रांसफ़र भी कर सकता है। तो ये सिक्योरिटी का एक लेवल है, एक सिक्योरिटी का लेवल है। इसमें अब इसको अहमद साहब 1 मिनट के लिए जस्ट वन अनाउंसमेंट अटैक ना हो। तो दुनिया में जो है सिक्योरिटी लेवल जो है ब्रीचिंग का लेवल एक लेवल आगे है कंट्रोल से। तो इसमें ये चीज़ है कि वो जो ड्राइवर ने लिया था उसके पास बायोमेट्रिक नहीं था तो वो उसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो हमने कहा कि बायोमेट्रिक भी आप इसमें इंस्टॉल करिए ताकि 3 वे आपका ऑथेंटिकेशन हो, 2 वे नहीं 3 वे हो। पहले तो आप डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन डालेंगे, फिर OTP आएगा, फिर बायोमेट्रिक्स डालेंगे, या तो आईरिस स्कैन करेंगे या तो फिंगरप्रिंट स्कैन, दोनों में से कोई एक स्कैन करेंगे, जिससे आप आपके जो इन्फॉर्मेशन है उसको सिक्योर कर सकते हैं। रहमत साहब 1 मिनट के लिए मैं यहाँ पे 1 मिनट के लिए तवज्जो चाहूँगा सभी लोगों की कि हमारा सेशन जो है ये टाइम आउट अगर हो जाता है तो आप लोग प्लीज़ लिंक पर दोबारा क्लिक कर रिज्वाइन कर लीजिए। अगर हमारा सेशन टाइम आउट अगर होता है तो प्लीज़ रिज्वाइन कर लीजिए उसको। सर सॉरी कंटिन्यू, यू कैन कंटिन्यू नाउ। ओके सर, तो द नेक्स्ट थिंग इज इंक्रीज इन इंटरनेट ओपन एक्सेस। पहले होता ये था कि इंटरनेट कम लोगों के पास हुआ करता था और एक्सेस भी कम हुआ करती थी और सिक्योरिटी ब्रीचेस भी कम हुआ करते थे। जिस तरीके से इंटरनेट आम होते जा रहा है, जिस तरीके से इंटरनेट को आम किया जा रहा है, तो उससे सिक्योरिटी पेनिट्रेशन भी बढ़ रहा है। सिक्योरिटी पेनिट्रेशन यानी कि किसी अनवांटेड आदमी के सिस्टम में मैं एंटर करके उसकी इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूँ विदाउट हिज इंफॉर्मेशन। इसी को कहते हैं साइबर क्राइम। एक छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ साइबर क्राइम की, कि एक IT कंपनी थी जिसको ये प्रोजेक्ट दिया गया कि आप हमारे लिए बैंक का एप्लीकेशन बनाइए। तो उस आदमी ने बैंक का एप्लीकेशन बनाया और विद इन 3 इयर्स वो आदमी मिलियनर हो गया। तो किया उसने ये कि जब उसने एप्लीकेशन बनाई थी तो उसने ये कहा कि कभी भी जो भी एक ट्रांसैक्शन हो, यानी कि 100 रुपये का अगर ट्रांसैक्शन हो तो उसका 0.01% मेरे अकाउंट में आएगा, यानी कि जिस आदमी ने उसको बनाया वो उसके अकाउंट में आएगा। तो इस तरीके से डेली ऑन द बेसिस बैंक के कई सारे ट्रांसैक्शन होते हैं, वो 0.01% की वजह से वो कुछ ही दिन में मिलियनर हो गया। देखा गया तो ऐसा कोई अटैक नहीं हुआ उसके पास, ऐसा कोई वो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इसको एक साइबर क्राइम की तरह ट्रीट किया जाएगा। और आपके पास अकाउंट में अगर आप 100 रुपये ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो 1 पैसा 2 पैसे अगर कटते हैं तो आप उसको ज़्यादा अहमियत भी नहीं देते कि चलो जाने दो, एक बैंक के कोई ट्रांसैक्शन में पैसे हो गए होंगे। तो ऐसे माइक्रो लेवल से आपकी जो पैसे हैं उसको फ्रॉड किया जा सकता है। द नेक्स्ट वन इज़ सोशल मीडिया। ये सबसे बड़ा वेपन है जिसकी वजह से साइबर क्राइम्स
हो रहे हैं। मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो क्या बोलना चाहिए, रहने के लिए तो कुछ आसान है, लेकिन बहुत गंभीर, मतलब यानी इट इज़ वेरी सेंसिटिव। मिसाल के तौर पे यूएस में एक चोर को ले आया गया कि कहा गया कि इसने चोरी की है, कहा गया कि इसने चोरी की है। तो उससे कहा गया कि तुमने चोरी की, तो उसने कहा कि पहले इंटरनेट आने से पहले चोरी करना बहुत मुश्किल था, लेकिन अब चोरी करना बहुत आसान हो गया। वजह यह है कि सारे लोग फेसबुक वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने में फेसबुक का अपडेट ये डाला कि हम लोग फलाना जगह पे जा रहे हैं और इतने सारे लोग जा रहे हैं, और मुझे मालूम है कि उनके घर में कितने लोग हैं। मैं आराम से घर गया, मैंने आराम से चोरी की और मैंने आराम से अपना काम कर लिया। तो इतना आसान हो गया है साइबर वर्ल्ड में चोरी करना। आपके छोटे से अपडेट की वजह से किसी और की लाइफ एंडेंजर हो सकती है, सिर्फ एक छोटे की पोस्ट। मिसाल के तौर पे अगर आपको याद हो, तहरीर स्क्वायर के ऊपर एक लेडी ने सिर्फ एक फेसबुक पोस्ट डाला था, एक बड़ा सा क्या बोलना चाहिए रेवोल्यूशन खड़ा हो गया। तो ये अहमियत रखता है एक साइबर प्लेस, एक साइबर स्पेस, इतनी अहमियत है। दूसरी जो चीज़ है, हम इंस्टाग्राम के ऊपर या फेसबुक के ऊपर हमारी हर अपडेट डालते हैं। इससे होता ये है कि आपने जो अपडेट डाली है वो अपडेट के हिसाब से आपको एड्स आएंगे। मिसाल के तौर पे मैं क्या माना चाहिए, मेरे गूगल क्रोम के ऊपर मैं ये सर्च करता हूँ कि नए साइबर सिक्योरिटी कोर्सेज कौन से हैं, कहाँ पर साइबर अटैक हुआ है, दुनिया में क्या हालात हाजरा चल रही है। इस पर मैं जब देखूंगा तो मुझे इसी तरीके के एड्स आएंगे। ये वाला न्यूज़ एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, इसमें ये फ़ायदा है। ये वाला न्यूज़ एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, इसमें ये न्यूज़ मिलेगी। तो जिस हिसाब से आपकी गूगल हिस्ट्री होगी, उसी हिसाब से आपको एड्स बनेंगी और उसी हिसाब से आपको क्या बोलना चाहिए क्लासिफिकेशन किया जाएगा। मैं आपको एक छोटी सी बात ये बताता हूँ कि आप सभी लोगों को मालूम है जियो की सिम आपको फ्री में बांटी गई। क्या वजह हो सकती है कि जबकि एयरटेल, आइडिया व दूसरे जो कंपनीज है टेलीकॉम कंपनीज, वो लोग 300-300 रुपये, 500-500 रुपये देके आपको 2 GB 3 GB डेटा देते थे, ये आपको क्या बोलना चाहिए जियो वाले आप लोगों को फ्री में इंटरनेट दिए। व्हाट वाज द रीज़न? इसमें क्या रीज़न था? इसमें रीज़न ये था कि मॉडर्न वर्ल्ड में डेटा इज न्यू ऑयल, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक दुनिया का नया ऑयल है। जैसा कि गल्फ में ऑयल निकला था, वो लोग आज बादशाह हैं, उसी तरीके से आजकल डेटा जो है न्यू ऑयल है। अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर होती है तो जंगी बेसिस पर नहीं होगी, वो होगी साइबर वर्ल्ड में, वो होगी साइबर स्पेस में, वो होगी ऑन साइबर सिक्योरिटी। एक कंट्री दूसरे कंट्री को ब्रीच करेगा, एक कंट्री दूसरे कंट्री को वो करेगा। तो इस तरीके से लोग एक दूसरे के क्या बोलना चाहिए एक दूसरे को मतलब दे आर व्हाट डू कॉल एज ब्रीचिंग वन अनदर इन सच ए वे, नथिंग इज बीन प्राइवेट नाउ। अब मैं बैठ के बात कर रहा हूँ, मेरा कैमरा ऑन है, देयर इज समवन और a person who is seeing my information, my face, my voice, is recording and is training his artificial intelligence. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रेन कर रहा है ताकि मेरे वीडियो क्लिप के हिसाब से कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन बनाई जाए जो मैंने कभी कही नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट थिंग इज लाइक अडॉप्टेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज लाइक बिटकॉइंस। अगर थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हो कि व्हाट इज बिटकॉइन। बिटकॉइन इज समथिंग लाइक इट्स एन ई करेंसी टाइप ऑफ थिंग्स इन विच लाइक आप करेंसी के बेसिस पे नहीं, बिटकॉइन के बेसिस पे आप ट्रांसैक्शन करेंगे। नेक्स्ट वन इज इंक्रीज इन साइबर सिक्योरिटी पेनिट्रेशन इन द सेंस आपका जो डेटा है Sir, can I get the access for screen sharing? Okay, I'm trying again. Okay. कौन को तो मालूम है लोग आए इसमें 40 ही है इसमें। प्लीज आप बाकी के लोग अपने आप को म्यूट पर रखिए। सर इज डन सर, यू कैन गो अहेड नाउ। Okay. इमेज अहमद सर आपका माइक अनम्यूट कर लीजिए बस। Okay. Is I'm audible?
यस सर यू आर। थोड़ा सा Yes, आवाज okay, बढ़ sir. सकती है क्या? देखिए सर, एक दो लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे आवाज कम आ रही है बोल के। आ रही है सर आवाज? हाँ आ तो रही है, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ सकती है क्या? देखिए बस। ओके सर, ठीक है सर, हो गया। नाउ अब रोजमर्रा की जिंदगी में साइबर अटैक होते किस तरीके से हैं वो जानना बहुत जरूरी है, और मैं समझता हूँ कि ये सेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि डेली साइबर अटैक्स होते किस तरीके से और किस तरीके से बचा जा सकता है। अगर आपने पिछले 2-3 दिन की अगर न्यूज अगर आपने फॉलो की है तो आपको ये इंफॉर्मेशन होगी कि ये कहा जा रहा है कि चाइना ने हम पर साइबर अटैक करने के लिए कुछ प्लान किया है और उसने कुछ जगह पर साइबर अटैक कर भी दिया है। तो वो होता किस तरीके से है, यानी कि आपका जो मोबाइल फोन जो आप हाथ में लेके फिर रहे हैं ये सबसे बड़ा दुश्मन है आपका। अगर गौर फरमाए, अगर आप ये जाने कि आपका मोबाइल फोन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है जो आप हमेशा अपने साथ लेकर फिर रहे हैं, क्योंकि आपका मोबाइल फोन दूसरों को ये इंफॉर्मेशन देगा कि आप किस वक्त कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं और किस हालत में हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन आपका मोबाइल फोन दूसरों तक पहुंचा रहा है। अब साइबर अटैक्स होते हैं किस तरीके से हैं? इस तरीके से साइबर अटैक्स होते हैं कि आपको कोई एसएमएस आएगा या आपको कोई ईमेल आएगा या आपको क्या बोलना चाहिए कोई लिंक शेयर किया जाएगा जिस पे आप क्लिक करने की वजह से आपका जो कंप्यूटर का जो एक्सेस है, आपका मोबाइल फोन का जो एक्सेस है, आप किसी थर्ड पर्सन को दे देते हैं जो आपके क्या बोलना चाहिए इंफॉर्मेशन का मिसयूज कर सकता है। तो इससे बचने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि हमारी सारी इंफॉर्मेशन आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ना डालें। अगर आप ये समझते हैं कि आप अपने आप को प्राइवेट रखना चाह रहे हैं तो कोशिश इस बात की कीजिए कि कम से कम आपकी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर मौजूद हो। मिसाल के तौर पे आप अपने नाम के बजाय कुछ एक नया एलियास नाम इस्तेमाल कर लें। मिसाल के तौर पे मेरा नाम मोहम्मद रहमत अली है तो मेरा नाम रहमत अली इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इस्तेमाल करूंगा अली। मैं सिर्फ इस्तेमाल करूंगा अली, क्योंकि एक अली ऐसा कॉमन नाम है जो सबके लिए होगा। अली एक ऐसा कॉमन नाम है जो सबके लिए होगा। तो इस तरीके से आप अपनी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर सबसे कम डालें। दूसरी अहम बात यह है कि जितने भी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस है उस पर आप अपनी इंफॉर्मेशन कम रखें। इससे आपका पॉलिटिकल ओपिनियन, इससे आपका सोशल ओपिनियन, इससे आपका साइकोलॉजिकल ओपिनियन लोगों को मिलता है और उसी हिसाब से लोग आपको कांटेक्ट करते हैं। कि जो लोग जितने भी ऑनलाइन रिक्रूटिंग जो जितने वेबसाइट्स है कैसे जानते हैं कि आपकी प्रोफाइल उनकी कंपनी के लिए परफेक्ट है? तो कैसे मालूम करेंगे कि आप उनकी कंपनी के लिए सबसे बेस्ट मैन हो? वो इस तरीके से मालूम करेंगे, आपके सारे ई एप्लीकेशन चेक करेंगे, उसमें आपके सारे इंटरेस्ट को लोग देखेंगे कि कौन सी, मतलब मिसाल के तौर पे आप पॉलिटिकल व्यू क्या रखते हैं, आप सोशल व्यू क्या रखते हैं, फला फला, उस हिसाब से आप टारगेट करके क्या बोलना चाहिए वो लोग आपको एक्सेस करेंगे। मिसाल के तौर में आपको एक बात बताता हूँ कि एक लेडी थी जिसका क्रेडिट कार्ड मतलब ब्रीच हो गया, यानी हैक हो गया। उसने बैंक में रिपोर्ट किया, सेकंड डे उसको नया कार्ड मिला, फिर सेकंड डे उसका फिर से नया वाला कार्ड क्या बोलना चाहिए वो भी ब्रीच हो गया। वजह ये थी कि उसने जितने मतलब ऑनलाइन जितने पेटीएम, गूगल पे, इसमें सारी इंफॉर्मेशन मौजूद थी, तो उसको किसी चीज की मतलब मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने ये किया कि सिर्फ गूगल का जो पे का जो एक्सेस है वो ले लिया, बाकी सब अकाउंट उसके पास आ गए। दूसरी अहम चीज जो हम लोग गलती करते हैं अक्सर साइबर स्पेस में या इंटरनेट पे, कि हमारे बमुश्किल 2 से बढ़ के पासवर्ड नहीं होते। मिसाल मतलब आप अगर आपका मान लीजिए कोई आप पासवर्ड रखना चाह रहे हैं ईमेल का, तो उसका एक पासवर्ड होता है, दूसरा और एक पासवर्ड होता है, तीसरा आपके पास पासवर्ड नहीं होता। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने आपकी किसी एक अकाउंट का पासवर्ड मैंने हैक कर लिया, मेरे हाथ में आपके सारे अकाउंट्स हैं और इंडिया में तो आपके हर चीज आधार कार्ड से लिंक्ड है। तो मुझे सिर्फ करना ये है कि आपके आधार कार्ड को एक्सेस करना है, कि आपके आधार कार्ड को मैं अपने मुट्ठी में ले लूं, बाकी सब चीज मेरे हाथ में है। आपका बैंक, आपकी हेल्थ और आपका क्या बोलना चाहिए खाने पीने का तरीका, आपकी इंटरेस्ट, आप किस तरीके की शॉपिंग करते हैं, आप कहाँ पर जाकर शॉपिंग करते हैं, क्या क्या करते हैं, मुझे सारी चीजें आपके क्या बोलना चाहिए आधार कार्ड से मिल सकती है। ये तो हो गई क्या बोलना चाहिए आपकी साइबर वर्ल्ड में। उसके साथ साथ आपका बायोमेट्रिक, आपके बायोमेट्रिक्स और आपका आइरिस, ये सारी चीजें आधार कार्ड से लिंक्ड है। अगर मुझे आपका बैंक अकाउंट अगर ट्रेस करना हो तो मैं सिर्फ आधार कार्ड से आपका फिंगरप्रिंट ट्रेस दूंगा, बैंक से उसको मैच करूंगा,
आपका अकाउंट खुल गया। किसने खोला अकाउंट? आपने खोला, आपके बिहाफ मैंने खोला। तो इस तरीके से आपके जो साइबर जो चीजें हैं वो ब्रीच होते रहती हैं। नेक्स्ट जो चीज आपके सामने कहनी है वो ये है कि जब आप पासवर्ड सेट कर रहे हैं तो पैराफ्रेसेस में करिए, यानी कि मिसाल के तौर पे आई एम अ गुड बॉय, इस तरीके के पासवर्ड रखिए। हम लोग किस तरह का पासवर्ड रखते हैं? माय नेम इज, या ना तो क्या बोलना चाहिए, साइबर सिक्योरिटी 123, और या नहीं तो फिर आपका कर ले तो 12345 रहमत, इस तरह के हम पासवर्ड रखते हैं। नहीं, इस तरह के पासवर्ड को ट्रेस करना, इस तरह के पासवर्ड को हैक करना, इस तरह के पासवर्ड को ब्रेक करना बहुत आसान है। जो आपको करना वो ये है कि एक लंबे लंबे पासवर्ड रखिए, उसमें 3 चीजों का ख्याल रखिए। पहला तो उसमें कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स और आपके नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स होने चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं आपको बोलता हूं कि जय तेलंगाना @007, जय कैपिटल, तेलंगाना स्मॉल लेटर्स, @ स्पेशल कैरेक्टर, 007 इज अ नंबर। इस तरीके से आपको आपके पासवर्ड सेट करने हैं ताकि कोई और आदमी आपका पासवर्ड ट्रेस ना कर सके। ब्रेक हो सकता है लेकिन ट्रेस भी ना कर सके। और दूसरी हम लोग रहमत साहब, अगेन वी हैव 5 minutes फॉर द सेशन, उसके बाद हम थोड़ा क्वेश्चन आंसर्स ले लेते हैं। ओके सर, like I'm at the finishing of my presentation. ओके सर, लास्ट प्लीज। तो और हमारे पास साइबर फ्रॉड जो होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, मोबाइल फोन से होते हैं जिसमें आपको लिंक्स, मैसेजेस वगैरह आएंगे। नेक्स्ट जो चीज़ है, आपके मोबाइल जो एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, अनवांटेड एप्लीकेशन जिसमें आपकी गैलरी, कॉन्टैक्ट्स, कैमरा और आपकी सारी चीज़ों का एक्सेस आप खुद देते हैं। फिर वो कंपनी आपके डेटा को एक्सेस करके आपको ही तो कल साइबर कोर्ट में खड़ा कर देगी कि इन्होंने ये फना गलत काम किया था। तो जब भी आप क्या होना चाहिए, एक्सेप्ट या एग्री करते हैं तो उसको देख समझ कर एग्री करें। नेक्स्ट जो चीज़ है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स, ईमेल से आपको कॉल्स आएंगे। मिसाल के तौर पे आपको अभी भी कहा जा रहा है कि आप ये नंबर पे कॉल करिए, आपकी कंप्लेन रजिस्टर होगी, आप ये नंबर पे कॉल करिए, आपकी रजिस्टर होगी कंप्लेन। नहीं, आपको किसी नंबर पे कॉल नहीं करना है until and unless it is been authenticated। आप मतलब मिसाल के तौर पर ये कहा गया कि आप इलेक्ट्रिसिटी के बिल बढ़ के आ गए, ये नंबर पे कॉल करिए, आपकी क्या बोलना चाहिए, कंप्लेन रजिस्टर होगी। नहीं, आप हरगिज नहीं करेंगे। जब भी आप कॉल करेंगे आपका डेटा उनके पास चला गया, और हर डेटा की एक वैल्यू है, हर डेटा की एक वैल्यू है, और करोड़ रुपीस में आपका ये डेटा बिकता है। मिसाल के तौर पर आपको ये बात बोलूं कि अगर आप नया सिम खरीदेंगे तो आपको 5-6 दिन में कॉल्स आएंगे ही आएंगे, हालांकि किसी को नंबर ना भी दें आप। तो इस तरीके से डेटा बेचा जाता है। नेक्स्ट जो चीज है वो ये कि इज इट पॉसिबल टू बी सेफ फ्रॉम द फ्रॉड्स? डायरेक्ट आंसर इसका तो नो है। आप साइबर फ्रॉड से बच ही नहीं सकते इस मॉडर्न दुनिया में until and unless आप आपके सारे स्मार्ट डिवाइसेस बंद करके रख दें, तभी आप बच सकते हैं। वरना जब तक आपका मोबाइल फोन, आपका लैपटॉप, ये दूसरे सारी चीजें ऑन हैं, आप साइबर फ्रॉड से बच ही नहीं सकते। और उसके अलावा दूसरी सारी चीजें जैसा कि एंटीवायरस है, फायरवॉल वगैरह, जो चीजों का अगर हम इस्तेमाल करने की वजह से आप बच सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो ये है कि आप जेंडरलेस और अनोनिमस नाम इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पे मैंने अली कहा तो इससे मालूम होगा कि ये अली यानी कि आदमी है। अगर मैंने कहा फातिमा तो फातिमा एक लेडी का नाम है, तो इससे जेंडर भी मालूम हो जाता है, आपका जो जेंडर है वो तक भी मालूम हो जाता है। तो ऐसे नाम इस्तेमाल करें जो एनोनिमस हो, विद regardless of gender and with regardless of what you call as your कहना चाहिए caste and creed. Next is like never give your full address and all those things. Next, now role of teachers in cyber security. Teachers का क्या रोल हो सकता है साइबर सिक्योरिटी के अंदर? वो ये है कि आने वाली जनरेशन को एजुकेट करें इस बारे में, किस तरीके से आप बच्चों को बताएं कि किस तरीके से इस्तेमाल करें। क्योंकि कहा यह जाता है कि बच्चा लैपटॉप इस्तेमाल करना सीख जाता है लेकिन बोलना नहीं सीखता। तो इस दौर में हम जी रहे हैं कि एक वालिद ने स्कूल में एक बच्चे को एडमिशन लाकर ये कहा कि मेरा बच्चा कंप्यूटर लैपटॉप करना जानता है लेकिन बात करना नहीं आ रहा है, इसको बात करना सिखाइए। तो इस लेवल की हम साइबर स्पेस में जी रहे हैं। तो टीचर्स का ये जिम्मेदारी है कि बच्चों को सही तरीके से समझाएं कि इंटरनेट इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है और क्या क्या चीजें जो उसको करनी चाहिए। जब आप असाइनमेंट वगैरह देते हैं उसको क्रॉस वेरीफाई करें कि वाकई असाइनमेंट कॉपीड है या फिर किसी से चुराया गया है। तो इस तरीके से मॉनिटर करेंगे तो आपको आसानी होगी।
नेक्स्ट जो चीज वो ये है कि साइबर सिक्योरिटी क्लासरूम में कैसे हो सकता है। स्कूल्स में अभी साइबर सिक्योरिटी की इंफॉर्मेशन देना शुरू नहीं होगी, लेकिन कुछ लोग उसको अडॉप्ट कर चुके हैं, जैसा कि मॉनिटरिंग है यानी तो फिर आप क्या बोलना चाहिए, बच्चों को ई क्लासेस के जरिए समझा रहे हैं। इस तरीके से आप साइबर सिक्योरिटी Now the next thing is like is teaching student about cyber security really important? ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाली जनरेशन सारी साइबर स्पेस साइबर सिक्योरिटी पर डिपेंडेंट होगी। अगर आप लोग भी आप देख रहे होंगे कि ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं जूम वगैरह के ऊपर, तो इसमें इंटरनेट का इस्तेमाल होगा। तो अब बच्चों को सही तरीके से इस्तेमाल दिया जाए अगर कंप्यूटर का, तो इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इंटरनेट खोलने के बाद सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है, उसमें कुछ ऐसे लिंक्स होते हैं जो गैर जरूरी होते हैं। अगर उस पर एक बार भी अगर आप क्लिक कर दें तो उसके बाद आपकी जहनी तौर पे आप बिल्कुल बदल जाएंगे, आपकी दुनिया बदल जाएगी, आप किसी और दुनिया में चले जाएंगे। जरूरी इस बात का ख्याल रखें टीचर्स कि जब भी कोई मतलब कंप्यूटर की क्लासेस हो या कोई चीज करवा रहे हो तो मॉनिटरिंग बराबर करें, ऐसे एप्लीकेशन का इस्तेमाल करें जिसमें कोई अनवांटेड चीजें ना खुलती हो। नेक्स्ट जो चीज है वो ये कि हाउ टीचर्स कैन कंट्रीब्यूट इन साइबर सिक्योरिटी। दिस इज अ मेजर थिंग जो आप लोगों को देखना है कि इफ यू आर टीचर यू कैन प्ले अ की रोल इन ट्रेनिंग योर स्टूडेंट्स टू बिकम अ रेस्पॉन्सिबल डिजिटल यूजर। रेस्पॉन्सिबल डिजिटल यूजर इन द सेंस आप उनको समझाएंगे कि इसके प्रोस क्या है, इसके कॉन्स क्या है, और उसको किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं एजुकेशन के अंदर। ऐसे कौन से वेबसाइट है जहाँ पे आप जाकर पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस दौर में साइबर स्पेस के दौर में आप एक चीज क्लिक करेंगे 10 चीजें खुलेंगी, एक चीज आप क्या बोलना चाहिए खोलने जाएंगे 10 चीजें नई किस्म की खुलेंगी। तो आपको जो चीज जरूरी है उसी चीज के ऊपर आप तवज्जो दिलाएं। ये कोई स्टैटिस्टिक्स है जो साइबर फ्रॉड के हुए हैं कि फाइनेंशियल फ्रॉड्स क्या हुए, फना क्या हुए। और लास्ट वर्ड ये है कि द ओनली सिस्टम विच इज ट्रूली सिक्योर इज द वन विच इज स्विच्ड ऑफ और विच इज अनप्लग्ड। जैसा कि मैं पहले आपको बताया कि अगर आपको वाकई साइबर स्पेस में सेफ रहना है तो आपका फोन बंद कर दीजिए, आपके फोन को अनप्लग कर दीजिए, तभी आप सेफ हैं। वरना आप इस साइबर वर्ल्ड में स्पेस में आप जरा भी सेफ नहीं। जब भी आपको मोबाइल डेटा खुलता है और जब भी आपका वाईफाई खुलता है, समझ लीजिए उस वक्त से आप इंटरनेट की दुनिया से धोखा खा सकते हैं जब तक आपने मोबाइल डेटा और वाईफाई ऑफ नहीं किया। ये कोई मतलब ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि जितने आप लोगों के फोन है कभी ना कभी आप लोग एक ना एक बार तो साइबर फ्रॉड के विक्टिम हुए होंगे। तो कोशिश इस बात की कीजिए कि अनवांटेड लिंक्स पे ना क्लिक करें, कोशिश इस बात की कीजिए कि अनवांटेड फोन नंबर्स पर फोन ना करें, ऐसी एप्लीकेशन डाउनलोड करें जो आपको सही इंफॉर्मेशन दे सकती है। लास्ट वन इज the only way to be safe is pay attention and act smartly. So this is from my side, and if you have any other questions, you are most welcome. जज़ाकल्लाह सर, we will wait for the question answer session. लेकिन अब तक जो सेशन हमारा चला है इसमें से 4-5 बातें बहुत ही अच्छी उभर के आई है जिस पर मैं दोबारा तवज्जो दिलाना चाहूंगा। एक ये आपने जिक्र किया कि पासवर्ड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, हमारे पासवर्ड्स को हम बहुत ही स्ट्रांग करें। दूसरी चीज ये है कि किसी भी हालत में हम हमारे पासवर्ड्स किसी से भी शेयर ना करें, किसी भी हालत में शेयर ना करें। एक बार आपने शेयर कर दी तो फिर पता नहीं किन हाथों में चला जाएगा। तीसरी चीज ये है कि जो अकाउंट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अब भाई मजबूरी है सभी को अकाउंट यूज करना पड़ता है, तो जो अकाउंट आप गूगल पे या फिर फोन पे वगैरह पे इस्तेमाल कर रहे हैं उस अकाउंट में कम कैश रखें। जो अगर आपको हेवी कैश रखना है तो ऐसे अकाउंट में रखें जो आप ऑनलाइन ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, तो उसके बाद सेफ रहेगा। फिर गूगल पे वाले अकाउंट वगैरह में आप छोटा मोटा कैश रखें जो आपको रोजमर्रा के लिए इस्तेमाल में। और नेक्स्ट चीज ये कि आप जहां पर भी अपना ईमेल वगैरह इस्तेमाल कर रहे हो उसको प्रॉपरली साइन आउट करें। अक्सर मैं देखा हूँ कि लोग अपना फोन दूसरों के हाथों में ऐसे ही दे देते हैं और उसमें से डेटा जाने के चांसेस होते हैं। आपकी छोटी सी भी गलती आपको बड़ा नुकसान पहुंचा कर सकती है। तो अब हम सवाल जवाब के सेशन की तरफ जाते हैं। आप में से किसी को रहमत अली साहब के लिए कोई क्वेश्चंस हैं इस सेशन से जुड़े हुए तो आप पूछ सकते हैं।
आप अपने सवालात मैसेज भी कर सकते हैं और डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं अपना माइक को अनम्यूट करके। अस्सलाम वालेकुम। जी सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, फरमाइए सर। दूसरे लोग अपना माइक म्यूट रखें प्लीज। सर मैं चकिया डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद फहीमुद्दीन। जी सर। तो जब कभी हम लोग बच्चों को यूट्यूब के जरिए से कुछ टीचिंग के दौरान अगर कोई वीडियो बताना चाहे तो उसमें कई ऐसे उरियां आवाज आ रही है सर? आ रही सर, आपकी आवाज आ रही है। बाकी लोग प्लीज म्यूट रहें। तो कुछ ऐसे उरियां वीडियो वगैरह साइड में हमको दिखाई देते हैं जिससे हमको बच्चों के सामने शर्मिंदगी होती है, तो उससे बचने का कोई तरीका है क्या सर, जो हमारे स्क्रीन पर डिस्प्ले ना हो या फिर हमारे जो यूट्यूब हम खोलते हैं उसमें वो चीजें ना दिखाई दे? जी, तो इसमें दो ऑप्शंस हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला ये कि अगर आप बच्चों को चीज दिखा रहे हैं तो यूट्यूब ने अपना खुद का एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है, यूट्यूब किड्स बोल के, जिसमें ऐसे उरिया हरकतें कुछ भी नहीं होती हैं। दूसरी चीज, अगर आप गूगल किड्स नहीं है आपके पास तो एड ब्लॉक और एडवांस एड ब्लॉक करके दो ऐसे गूगल क्रोम में एड ऑन्स आते हैं जिसके डालने की वजह से आपको ये सारी चीजें नजर नहीं आएंगी इंशाल्लाह। क्या नाम है सर? यूट्यूब किड्स करके एक एप्लीकेशन है और एक एड ब्लॉक और एडवांस एड ब्लॉक। अच्छा, और एडवांस एड ब्लॉक। जी शुक्रिया। और सर आपके यूट्यूब के मेन पेज पे अगर आप पूरा स्क्रॉल डाउन करेंगे या सेटिंग में जाएंगे तो आपको वहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड मोड बोलकर एक रहेगा। रेस्ट्रिक्टेड मोड उमूमन ये ऑफ होता है क्योंकि कंपनियां इससे कमाती हैं। आप वो रेस्ट्रिक्टेड मोड को ऑन कर लीजिए, थोड़ा उससे भी आपको सिक्योरिटी बढ़ जाएगी इन चीजों की। कोई और सवाल प्लीज? वालेकुम सलाम सर। जी सर। मैं यूसुफ खान बात कर रहा हूँ सब जहीराबाद से। जी सर। सर से एक क्वेश्चन ये था कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के बगैर अब तो नामुमकिन सी है जिंदगी, तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ साइबर प्रॉब्लम भी ना हो और गैजेट्स का इस्तेमाल भी हो, ऐसा कोई तरीका है क्या? तरीका तो बेसिकली ये है कि उतना ही इस्तेमाल। तो थोड़ा अनम्यूट कर लीजिए सर अपने आप को। इसकी मिसाल ऐसी है, जिस तरीके से पानी और कश्ती का जो रिलेशनशिप रहता, आपका भी रिलेशनशिप कुछ इसी तरीके से होना चाहिए मोबाइल फोन गैजेट्स के से। जितना आपको जरूरत है उतना ही इस्तेमाल करें और जब जरूरत नहीं है तो उसको इंटरनेट बंद करके रखें ताकि आप इंटरनेट से कनेक्टेड ना हो। जितना आप इंटरनेट से कनेक्टेड रहेंगे उतना आपकी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर जाएगी और उतना ही लोग आपके डेटा से इस्तेफादा करेंगे। मैं कह रहा हूँ इस्तेफादा करेंगे, तो वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए चलें। एप्लीकेशन जब जरूरत है जब ही इस्तेमाल करें। व्हाट्सएप है आपका, फेसबुक है, इसको जितना हो सके कम करें, बाकी सब सारी चीजें कम हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। जी शुक्रिया साहब। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत ही अच्छा सेशन रहा। वी आर वेरी हैप्पी और काफी मैसेजेस भी आ रहे हैं कि सेशन बहुत अच्छा रहा। वक्त और बढ़ाया जा सकता है क्या बोलकर थोड़ा सा मसला है फिलहाल वक्त बढ़ाने का। मैं अभी गुजारिश करूंगा हमारे आईटा के स्टेट प्रेसिडेंट जनाब खालिद हुसैन खैसरी साहब से कि वो इसके प्रेसिडेंशियल कलिमात अदा करें, फिर उसके बाद हम सबका शुक्रिया अदा करें। जनाब खालिद हुसैन खैसरी साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम सर। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही वाज़ेह अल्फाज में छोटी छोटी मिसालों के जरिए से बहुत अच्छी बातें सामने आई हैं। मैं अपने तमाम रुफ़ा से इस बात की ख्वाहिश करूंगा कि वो खुद भी जैन हो और फिर जो टीचर्स, एक्टिव टीचर्स हैं, हमको मालूम है कि बहुत सारे लोग जो है बहुत अच्छी खिदमत अंजाम देते हैं और इस तरह के प्रोग्राम की उनको ज़रूरत है, उन्हें चुन चुन कर दावत दें कि वो इस तरह के प्रोग्राम में शरीक रहें। आज का प्रोग्राम साइबर सिक्योरिटी के मुताल्लिक़ था। साइबर सिक्योरिटी का कुछ मफ़हूम भी हमें समझ में आया और ये बात कुछ बातें जो इस तरह की समझ में आई कि इन चीज़ों की एहतियात बदएहतियाती हमसे भी हो रही है, ऐसा लग रहा है हमको भी अब ये सुनने के बाद।
तो लिस्ट आउट करना चाहिए कि क्या चीज़ें हमको करना है, क्या चीज़ें नहीं करना है। इंशाल्लाह कभी इस बारे में भी गुफ्तगू होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद हसन खैसर साहब, स्टेट प्रेसिडेंट तेलंगाना। बीच बीच में मैसेज आ रहे थे, मोहसिना मैम, एम तस्कीन मैम, हम बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं आपके थॉट्स का। हम जरूर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस किस्म के सेशंस आगे हो तो और थोड़ा सा वक्त उस पर बढ़ाया जाए। लेकिन अभी ये ऐसा टॉपिक है जिसमें मैं नहीं समझता कि एक घंटा या 2 घंटे काफी हो जाएंगे। जरूर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे दोबारा ऐसा और एक सेशन हम लेकर आए इंशाल्लाह इसके पीछे। कल का जो सेशन हमारा रहेगा, कल का सेशन हमारा क्लासरूम टीचिंग के अंदर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कैसा किया जाए और ये फ्री कंटेंट वाले सॉफ्टवेयर को हम किस तरह से इस्तेमाल करें, इसके ऊपर रहेगा। कल के सेशन रहमान साहब लेंगे जो खुद ही एक आईसीटी ट्रेनर है और वो एचआर की तरह भी वर्क कर चुके हैं और इनके काफी कंपनीज में बहुत अच्छे लिंक्स हैं। तो ये हमें दिखाएंगे कि किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के फ्री एप्स को इस्तेमाल करते हुए घर बैठे हम बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दे सकते हैं और इसमें मुख्तलिफ किस्म के एप्स को कैसे जोड़ा जा सकता है। जैसे हमने पहले जूम से सीखा था, तो जूम एक सिंगल माइक्रोसॉफ्ट के जरिए से किस तरह से मल्टीपल और फ्री एप्स को जोड़कर इन बच्चों के सेशंस लिए जा सकते हैं, ये कल दिखाएंगे जनाब अब्दुल रहमान साहब इंशाल्लाह। तो कल का सेशन 4 बजे से 5 बजे तक सेम टाइम पर रहेगा। वक्त पर आ जाइए आज ही की तरह और इस इंफॉर्मेशन को दूसरे टीचर्स तक भी पहुंचाइए क्योंकि वो जो टीचिंग लाइन है उससे टोटली कनेक्टेड कल का सेशन रहेगा। और ये जो एक्सपर्ट लेने वाले हैं कल, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कई जगहों पर इस किस्म की ट्रेनिंग्स दी है और ये बहुत हमारे लिए मुफीद रहेगा। मैं तमाम पार्टिसिपेंट्स का शुक्रिया अदा करता हूं जो अपना वक्त निकालकर इस ऑनलाइन सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं और जिन्होंने इस प्रोग्राम से फायदा उठाया। और जनाब मोहम्मद रहमत अली साहब का खुसूसी शुक्रिया अदा करता हूं कि जिनकी वजह से आज हमारे तक ये अहम बातें पहुंची साइबर सिक्योरिटी के ताल्लुक से, जिससे हम खुद भी नावाकिफ थे। जज़ाकल्लाह खैर। यहाँ पर आज का सेशन खत्म होता है।